एक पीड़ित जो ये कहता है कि मजहब जान करके, मजहब सुन करके मेरी पिटाई की गई, उसके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया गया, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया, 354 की धारा लगा दी गई, 419, 420, 467, 468। ये कैसा राज है? ये कैसा शासन है जहां पर मजहब के नाम पर पहले एक शख्स की पिटाई की गई और उसके बाद उसे ही बाद में कल्प्रिट बना दिया गया, उसे ही अपराधी घोषित करने की बात कर दी गई और हर कोई पुलिस से लेकर के सरकार तक, प्रशासन से लेकर के शासन तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों मैम? कानून जो है अगर कोई गलत काम कर रहा है तो कानून अपना काम करता है, परंतु जैसा जानकारी में आया है कि इस व्यक्ति के 2 आधार कार्ड भी थे और फेक शायद वोटर आईडी कार्ड भी है और पॉक्सो एक्ट भी इसके ऊपर लगा है क्योंकि एक बच्ची है, 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, उसने कुछ बताया अपनी माँ को कि जब वो माँ अंदर शायद पैसे वैसे लेने गई थी। तो कई चीजें जब सामने आई तो लोग इकट्ठा होने पर जो हमने देखा कि हाथापाई और जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीजें उजागर हुई हैं। जब बच्ची ने कंप्लेंट करी तो लोग वहाँ इकट्ठा भी हो गए थे। तो खैर गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। इससे मुझको लगता है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब कानून बना है, पुलिस प्रशासन है, तो वो अपना कार्य करेगा। अगर किसी भी प्रकार की चीजें इन लोगों को गलत लग रही थी तो पकड़कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। साधना भारती, जब भी कोई पीड़ित होता है या जब भी कोई अपराधी होता है, खासतौर से अपराधी को पीड़ित बताने और बनाने की सियासत क्यों की जाती है? अगर तस्लीम है तो उसे पीड़ित बता दिया गया, अगर तरुण होता तो शायद वो अपराधी हो जाता, अगर अब्बास है तो उसे पीड़ित बता दिया जाता है, लेकिन अमित है तो उसकी मॉब लिंचिंग नहीं होगी। मॉब लिंचिंग में एक समुदाय विशेष का आईना ही क्यों देखा जाता है? देखिए, आपकी राजनीतिक चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे तर मुझे लगता है कि आज मुझे और कुछ बात कहनी जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे मेरे दादाजी समान बाबूजी माननीय कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है। मैं उन्हें भावपूर्ण अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बस एक छोटी सी बात उनसे रिलेटेड बताना चाहती हूँ। मैं लगभग 3.5 या 4 साल की थी, तब मैं उन्हें लखनऊ गई थी मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने अपने पिता लोधी राजेश राजपूत और चाचा लोधी संजीव राजपूत के साथ। उन्होंने बड़े ससम्मान मुझे मुख्यमंत्री आवास में ठहराया था और वो बेटियों का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने मेरी भाषण कला और प्रवचन कला की तारीफ करते हुए बाल सरस्वती की उपमा देते हुए यही पीताम्बर चुन्नी जो मैंने इस समय ओढ़ रखी है मुझे भेंट की थी। और मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है क्योंकि और आत्मीय संबंध भी है जो भविष्य में उनके परिजनों से रहेगा। मैं उन्हें पुनः, क्योंकि हमारी राजनीतिक विचारधाराएं जरूर अलग हो सकती हैं परंतु खून के रिश्ते और जो भारती जी, अभी हम बात कर रहे हैं इंदौर कांड पर, अभी हम बात कर रहे हैं इंदौर कांड पर। अर्पित करती हूँ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ, लेकिन मैं अपनी, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी था ये बोलना, इसीलिए मैंने बोला है। मुझे लगता है राजनीतिक चर्चाओं से इतर गई। मैं अब आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। देखिए, अभी अनिला जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, मुझे अच्छा लगा उन्होंने ये कहा कि पीटा नहीं जाना चाहिए था, परंतु यहाँ सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन आप मुझे बताइए क्या किसी विशेष धर्म को यह अधिकार है कि वो चूड़ी नहीं बेच सकता, या किसी विशेष धर्म को यह अधिकार है कि वही चूड़ी बेचेगा? यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर ये बात नहीं है। अगर कोई 2 आधार कार्ड लेकर के चल रहा है, अगर कोई अपना मजहब छिपा करके किसी मोहल्ले में घुसने की कोशिश कर रहा है, 6 साल की बच्ची के साथ कोई अगर छेड़खानी या मोलेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा है तो अपराधी है, वो पीड़ित तो नहीं हो सकता ना। मैं आपकी इस बात नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि अगर कोई अपराध करता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो। लेकिन होता यह है कि अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, अखबारों पे रेड मारी जाती है। परंतु इसी मध्य प्रदेश की घटना भी अभी नहीं, कुलदीप सेंगर भी जेल गया था, नहीं, स्वामी चिन्मयानंद भी जेल गए थे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई तो हुई है। भाजपा नहीं, स्वामी चिन्मयानंद के रहते पीड़िता खुद भी जेल गई थी, ये भी पता होगा आपको। परंतु आज मैं प्रश्न ये कर रही हूँ, चिन्मयानंद एक जमाने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, बावजूद इसके यूपी सरकार के दौरान उनके खिलाफ एक्शन तो लिया गया है ना साधना जी? नहीं, लेकिन एक्शन नहीं, कुलदीप सेंगर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया, लेकिन उसके बाद जो पिता की हत्या में आरोपी पीड़िता की, उसका जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। आपके पास में सबूत है कि तस्लीम इनोसेंट है, बेगुनाह है? नहीं, मैं सबूत है आपके पास? मैं किसी की ये चूड़ी वाला अगर बेगुनाह है तो सबूत दीजिए। नहीं,
मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि हम भी चूड़ियां खरीदते हैं। पहली बात तो कोई चूड़ी वाले से नाम क्यों पूछेगा, और अगर उसके पास 2 आधार कार्ड है, अगर उसके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है या कुछ गलत है, तो उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन ये क्या होता है, जब चंदा लोधी की हत्या की जाती है छतरपुर के अंदर, तब पुलिस ये मध्य प्रदेश की मामा सरकार सोई हुई रहती है। हमीरपुर में दीपा लोधी आत्महत्या पर मजबूर कर दी जाती है, तब योगी पुलिस सोई हुई रहती है। डीएम के रहते अनिला जी आपको शायद जवाब देना चाहिए। कहना ये चाहती हैं साधना भारती की अपील, वकील, दलील, अगर सब कुछ सड़क पर चलेगा तो फिर इसे सुशासन हम कैसे बोलेंगे, इसे कैसे लोकतांत्रिक शासन हम बोलेंगे? अगर कुछ लोग आ जाएंगे धर्म के ठेकेदार बनकर, अगर कुछ लोग आ जाएंगे संस्कृति के सड़क पर पैरोकार बन करके, खुद ही अपनी पुलिस बन जाएंगे, खुद ही अपनी जुडिशरी बन जाएंगे, तो ये हिंदुस्तान जा किधर रहा है? अनिला मैम। राशिद जी, एक तो आवाज ना बहुत क्लियर नहीं आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस है आवाज में मेरी तरफ से। मुझे नहीं मालूम कि मेरी आवाज उधर कैसी जा रही है। आपकी आवाज एकदम ठीक है मैम जी। देखिए, ऐसा है कि साधना भारती जी कह रही हैं कि अगर कानून की जरूरत क्या है, अगर सड़क के ऊपर ही सारा सबको न्याय दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक बात कह रही है कि अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं और जहाँ कानून का राज होता है, वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, पर उससे पहले मैं एक उत्तर देना चाहूंगी। राशिद जी, आपने कहा था कि जब लिंचिंग की बात आती है तो एक धर्म विशेष के लोगों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। यहाँ तो हमने देखा है साधुओं तक की लिंचिंग हो गई है, उनको मार डाला गया है पीट पीट कर। तो जो एक मॉब माइंडसेट होता है वो धर्म को नहीं देखता है कि जब जिस माइंडसेट से निकलते हैं वो उन्हीं की लिंचिंग कर देते हैं। यहाँ एक बच्ची के साथ प्रचार किया, गलत हरकतें करी हैं, तो कई बार बहुत मॉब जो है रिएक्टिव हो जाती है। तो मुझे लगता है शायद यही सिचुएशन थी जब उससे नाम वगैरह पूछा गया, उसने अपना नाम शायद गोलू सिंह, पिता का नाम मोहर सिंह वगैरह बताया, और फिर तो रेस्ट इज द स्टोरी। जब उसके आधार कार्ड देखे गए, आई कार्ड देखे गए, तो सब फेक मिले, 2 मिले। तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए, साधना भारती जी को ये भी बताना चाहिए कि भाई अगर उसके मन में कोई खोट नहीं था, अगर वो कोई गलत काम नहीं करता था, मैं चाहे वो नाम बदलकर उसके पीछे या 2 आधार कार्ड रखकर, तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की हरकतों में वो क्यों लिप्त था? अगर वो सीधा साधा मेरा भारतीय नागरिक होता, चाहे वो किसी भी धर्म से आ रहा है, तो वो कुछ नहीं छुपाता, 2 आधार कार्ड नहीं बनाता। हाँ, अपना साधना भारती जी, साधना जी सीधे ये बताइए कि तस्लीम आपकी नजर में, आपके नजरिए में पीड़ित है या फिर अपराधी? सीधे बताइए। नहीं, देखिए, अगर आप देखें ना, ये 2 तस्वीरें हैं इस घटना की। तो मैं ये कहूंगी कि अगर कोई चूड़ी बेचने आ रहा है, पहली बात तो मैं तो खुद कह रही हूँ ना, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मध्य प्रदेश में मेरा निवास है बालाघाट में, हमारे यहाँ भी आते हैं चूड़ी बेचने वाले। लेकिन आप बताइए क्या कोई चूड़ी बेचने वाला? नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए ना कृपया करके, राशिद जी प्लीज। अगर कोई चूड़ी बेचने वाला आ रहा है, पहली बात आप नाम क्यों पूछ रहे हो? और अगर पूछ रहे हैं और अगर कुछ गलत निकलता है तो पुलिस बुलाई जाए, जेल में डाला जाए। इस बात से तो आदरणीय अनिला जी भी सहमत हो गई। लेकिन क्या कानून आप अपने हाथ में लेकर कि वो एक मुसलमान है, ये धर्म और जाति के चश्मे लगाकर जब ये देखती है भारतीय जनता पार्टी और पीटा जाता है, और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जो खुद कोरोना में मास्क नहीं लगा रहे थे और बड़ी ऐठ में कह रहे थे नहीं लगाऊंगा, वो कायदे कानून समझा रहे हैं कि सावन में चूड़ियां पहनाई जाती है, तो पहली बात इसे चूड़ी पहनाने से ना रिलेट करें। अरे चूड़ी पहनाने वाले से क्यों आप नाम पूछेंगे? कोई चूड़ी पहनाने वाले से वोटर आईडी मांगता है क्या? तब चूड़ी खरीद रहा है। कोई आप दुकान बेच रहा है, मकान बेच रहा है, तब आप आधार कार्ड, वोटर आईडी मांगेंगे। और अगर कुछ गलत निकलता है तो पुलिस की कार्रवाई हो। साधना जी का ये कहना है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट में ये समझ में आ रहा है कि एक चूड़ी वाले को अगर आप उसका मजहब पूछ रहे हैं, अगर चूड़ी वाले से आप आधार कार्ड मांग रहे हैं, चूड़ी वाले से उसकी पहचान और आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है और दाल में काला है, तभी असदुद्दीन ओवैसी भी बीच में टूट पड़े।